तो कैसे हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट लोग। आई होप कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग कल यहाँ तक पढ़े हुए थे और आपने ये एनसीईआरटी तो बहुत बार पढ़ा होगा। दो चीजें यहाँ पर क्लियर कर दें। 2018 से 19 वाला ये सेशन है। नए वाले बुक में बहुत सारी चीजें जो है कंटेंट्स हटा दिए गए हैं क्योंकि नए शिक्षा नीति के अंतर्गत बोझ हल्की की गई है बच्चों के। लेकिन अब तो जानते हैं कंपटीशन वाले कहते हैं नहीं भाई अब तो बोझ को हाई ही रखेंगे। तो वो हाई हील वाले चक्कर में ना पड़ करके फिलहाल में कंपटीशन वाले हाई में जरूर पड़ जाए। और आपने ये पढ़ा तो बहुतों बार होगा लेकिन एक बार हमसे पढ़ के देखिए, आपके नियत के साथ साथ आपकी किस्मत भी बदल जाने वाली है। फिलहाल हमने पढ़ा था कि हड़प्पा चूंकि अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ऐसा कंसेप्ट आपको बहुत बहुत बेहतर कंसेप्ट मिलने वाला है जो कि आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तो इसलिए जब ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ पर सिंचाई की जरूरत जरूर पड़ती होगी। मतलब यहाँ से आप इतना तो कंसेप्ट निकाल ही सकते हैं। और इसलिए अफगानिस्तान में मिल जाते हैं नहरों के कुछ क्या साक्ष्य। लेकिन वर्तमान में पंजाब में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, ये वर्तमान की बात बता रहे हैं। लेकिन पंजाब में किसी भी प्रकार के हड़प्पा कालीन नहरों के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों जो तथ्य हैं एक दूसरे के विपरीत है कि वर्तमान में पंजाब में सबसे ज्यादा सिंचाई हो रहा है लेकिन हड़प्पा में पंजाब से सिंचाई के कोई अवशेष प्राप्त हुए नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे। और यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं जिसमें ये स्टार्ट होने वाला है। बाकी कल तो कल के चीज थे और जो अभी तक हमने पढ़ा आज के इस सेशन में वो भी कल के चीज थे। यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे होंगे कुछ हथियार और ये लग तो रहेंगे जैसे कि आयरन है अर्थात लोहे। लेकिन आपको बता दें कि कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे। फिर तो ये या तो कांसे के होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पीला दिख रहा है, मतलब ये कांसा होगा, मतलब थोड़ा सा पीला है। और ये थोड़ा ज्यादा डीप है, मतलब क्या तांबा है क्योंकि उस समय के लोग तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। कांस से कांसा से परिचित थे। तो ये चीजें समझ लेना है। आप लोग अपने साथ एक कॉपी और एक कलम जरूर लेकर के बैठेंगे क्योंकि किताब तो मैं सामने बता ही रहा हूं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। इसका उपयोग ये लोग शायद या तो शिकार करने में या फिर फसल वसल काटने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये लोग कृषि करना सीखे हुए थे। भैया जो शहरी सभ्यता हो वो कृषि करना नहीं सीखा हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो थोड़ी सी हम यहाँ भी बात कर लेते हैं। धौलावीरा जो कि कहाँ है, गुजरात में। ये चीजें याद रखिएगा, गुजरात में। यहाँ पर क्लियर भी है। यहाँ पर कुछ जलाशयों का जलाशय भी मिले हैं और इससे शायद पता चलता है कि इसका प्रयोग ये लोग कृषि के जल संचयन के लिए करते थे। जैसे आज भी नदियों में इकट्ठे जल को हम लोग क्या करते हैं, पंपिंग सेट के द्वारा सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय भी कुछ ऐसे जलाशय प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। अब धौला में मान लीजिए कि खेतों की धुलाई हो रही है, जैसे भैंसों की और आपकी भी धुलाई होती है ना स्नान करते समय, वैसे ही धौलावीरा में भी ऐसे जलाशय मिल रहे हैं जिससे कृषि की धुलाई होती थी, मतलब की सिंचाई होती थी। तो आई होप कि अब वो मतलब आप मिस्टेक नहीं कर पाएंगे कि सिंचाई के जो अवशेष मिल रहे हैं ऐसे जलाशय जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, उस जलों को संचित करने के लिए, तो शायद वो धौलावीरा जिससे धुलाई होती थी फसलों की। ओके, मतलब की सिंचाई होती थी। उसके बाद मिल रहे हैं यहाँ पर कुछ चक्कियां मिलती है। अब चक्कियां देखिए दो प्रकार की होती है। अब उन चक्कियों के बारे में तो पहले हम देख ले। यहाँ पर एक चक्कियां ये प्राप्त हो रहा है, इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोहरा है। हमारे भोजपुरी में लोहरा कहते हैं, हालांकि आप जो भी समझ रहे हो मतलब समझ सकते हो। ये बड़े पत्थर है और ये थोड़ा सा छोटा। बीच में ये देख रहे हैं अवतल हो गया है। कैसा हो गया है? अवतल। अवतल मतलब कि घसा हुआ। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपने पढ़ा होगा। अगर यहीं उठा होता तो हम कहते उत्तल, लेकिन ये तो है भैया धसा और इसलिए कहेंगे अवतल। अवतल। ये चक्कियां जो मिली हैं अवतल है, मतलब शायद इसे बार बार इस पर ऐसे आगे पीछे रगड़ा गया होगा, ऐसे 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 ऐसे, शायद जड़ी बूटी शायद, या फिर कोई चीज जैसे कि कंकड़ वगैरह हो गया, या फिर शायद ये लोग ईंट पकाते थे, उस ईंटों में लगाए जाने वाले कंकड़ीली मिट्टी को भी इसी पर पीसते होंगे। मे भी ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो शायद इससे तो यही पता चले कि ये आगे पीछे इस पर इस पत्थर से रगड़ते थे और शायद किसी चीजों को पीसते वसते होंगे। समझ ही गएंगे।
एक और प्रकार की चक्कियां मिलते हैं जहां पर कुटाई वाला काम होता था, ऐसे कूटा जाता था, एक चक्की है और उस पर रख के कूटा जाता है। मतलब ये शायद जड़ी बूटी कूटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कुल मिलाकर के दो प्रकार के चक्के मिलते हैं, एक ये अवतल और एक ये खड़े मिलते हैं, जिसका प्रयोग शायद शायद किसके लिए, जड़ी बूटी आदि को क्या करने के लिए, कूटने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो कुल मिलाकर के वही चीजें यहाँ पर अवतल चक्कियां, जो कि मैंने वर्तमान में आपको बताया है। ये चक्कियां स्थूलतः कठोर होते थे, क्योंकि भैया चक्कियां तो रबड़ के होंगे नहीं। यहाँ पर कठोर, कुछ कंकड़ीले, कुछ अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से ये निर्मित होते थे। समझ गए? ये तो समझ गए होंगे, और समझने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि जो चक्कियां हैं वो तो मिट्टी के बनेंगे नहीं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो यही जो कि आपने अवतल देख ली, जिस पर आगे पीछे चलाया जा रहा है और जिस कारण से वो क्या ऐसे बीच में घिस गया है। अगले की बात करें तो दूसरी जो थी, दूसरी वे हैं जिनका उपयोग जड़ियों बूटियों के लिए किया जाता था। ठीक है ना? और इसलिए इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हम शालन पत्थर भी कहें। क्या कहें? शालन पत्थर। समझ गए ना? मतलब शालन। अगर आप भूल जा रहे हैं तो आपको बता दें, मतलब इसको शालन पत्थर के रूप में भी पूछा जा सकता है। और अवतल मतलब चकिया दो प्रकार के हो गए भैया, एक तो अवतल हो गए, ये तो समझ गए, दूसरा हो गया शालन। ये शालन हमारे यहाँ एक शाला गाली होता है। मतलब जब आप किसी चीज को, चाहे जड़ी बूटी कोई भी चीज हो, उसको कूटेंगे तो गाली जगह ना, ये सालन बहुत खराब है। मतलब कि कूटे जाने वाले जो चकिया थी, उसको क्या नाम दिया गया था? सालन। आई होप कि ये सालन कभी भोर नहीं पराएगा आपको, मतलब भोर नहीं परा ना भैया। हमारे यहाँ थोड़ा सा भोजपुरी झलक आ ही जाती है, क्या करें, बिहार से जो है फिलहाल में। हाँ, पुरातत्वविद ये तो छोड़िए छोड़िए छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। बाकी आप पढ़ भी लेंगे तो कोई भी इससे एक्स्ट्रा मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपको जोड़ ना सके। ओके, लेते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में। एक ये नियोजित शहर केंद्र था, शहरी केंद्र, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग के साथ बस्तियां बनाई गई थी। किस बस्ती को बाउंड्री करना है, किस बस्ती को बाउंड्री नहीं करना है। जो बस्ती है वो रोड के किनारे होगा, उसमें नालियां भी होंगी या नहीं होंगी, आंगन कैसा होगा, कमरे कैसे होंगे, स्नान घर कैसे होंगे। मतलब वे लोग स्विमिंग पूल का भी इस्तेमाल करते थे, और प्रत्येक घर में शौचालय भी। तो क्या कहेंगे, ये शहरी केंद्र नहीं है। और ये नियोजित नहीं है, नियोजित मतलब कि भैया प्लान्ड, प्लान किया हुआ। PLANND, प्लांट। प्लांट मतलब जो नियोजित किया गया हो, जो प्लानिंग के साथ बनाया गया हो, उसी को कहते हैं नियोजित। क्या कहते हैं? नियोजित कहते हैं। तो आई होप कि समझ तो गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन पूरा स्थल है। पूरा यानी कि पुराना, कल कई वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं किया है तो जाकर के कर लीजिए। और ये सबसे पहले खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो जो है सबसे पहले खोजा गया, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। मतलब मोहनजोदड़ो सबसे पूरा स्थल है, पुराना स्थल। और हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा को क्या किया गया था? सबसे पहले खोजा गया था। ये याद रखिए, कटप्पा सबसे पहले आया था, मतलब कि हड़प्पा। कोई बात नहीं, वहां कुछ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें तो आप समझ गए होंगे। बाकी इसे दो बस्तियां जो थी, दो भागों में विभाजित थी। एक जो ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे, और एक जो थोड़ा सा निचले स्थान पर बनाए जाते थे। ठीक है, जो ऊंचे वाले इनको दुर्ग कहा जाता था, क्योंकि जानते हैं दुर्ग कभी भी ऊंचे होते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर। मतलब ऊंचाई पर क्या, बड़े वाले चीज को ले जाइएगा भैया, आंधियां आएगी और लेकर के जाएंगी। तो छोटा जो था ऊंचे पर बनता था, और जो नीचे स्थान पर बनता था वो बड़ी बड़ी बस्तियां होती थी। मतलब ऊंचे वाले स्थान को ना कभी भी छोटी बस्तियां बनाई जाती थी, ये याद रखिएगा। और जो छोटी छोटी बस्तियां होती थी ये ऊंचे होते थे, और बाकी जो बड़े बस्तियां होती थी ये क्या, निचले शहर में होते थे। तो ये ऊंचे वाला शहर और ये नीचे वाला शहर। तो बस्तियों को दो भाग में विभाजित कर दिया गया था। ये तो आप समझ गए होंगे, आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो दूसरा कहीं अधिक बड़ा होता था, लेकिन बड़ा है तो नीचा बनेंगे ना, नहीं तो ज्यादा ऊंचा बना दीजिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पता चलेगा कि आया भूकंप और ले गया पंप। समझ गए? चलिए देखते हैं आगे की ओर। ये हालांकि इनके नक्शे हैं, ज्यादा इसको समझने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत कुछ हो जाएगा।
फिलहाल में ये कुछ-कुछ हिस्सा है जो कि ये पुरातत्वविद वाले जो हैं, जो इनकी खुदाई किए हुए थे, ये कुछ-कुछ क्षेत्र अपने हिसाब से नाम उसका डीकेजी दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है। देखिए शहर बीचों-बीच है और कुछ ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग आप दिख रहे हैं, इसमें से एक ऊँचा होता था, एक मतलब थोड़ा नीचे बस्ती होते थे, ये तो आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अलग-अलग क्षेत्र। तो इसको ये एक नक्शा है और इसमें कुछ ख़ास आपको मिलने वाला है नहीं। ये क्या है? नक्शे हैं, जो पुरातत्वविदों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला पॉइंट। सबसे पहले हम हड़प्पा की कुछ दुर्दशा तो समझ लें। अब हड़प्पा की दुर्दशा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो हड़प्पा की ही खोज हुई थी मालूम है? कटप्पा ही आए थे सबसे पहले और इसीलिए इसके ईंटें तो बर्बाद कर दिए गए। क्योंकि जब सबसे पहले यहाँ से ईंटें निकलने स्टार्ट हुए, तो उस समय कुछ कर्मचारी थे जो रेलवे का निर्माण कर रहे थे और उन ईंटों को रेल लाइन बिछाने में इस्तेमाल कर लिए और कुल मिलाकर के हड़प्पा की हो गई दुर्दशा। ठीक है, हालाँकि ये तो बहुत बात पता चलता है कि भैया ये जो ईंटें निकल रहे हैं ना, यहाँ पर तो कोई गाँव नहीं, ये तो पूरा का पूरा शहर लग रहा है और पता चला कि ये भारत ही नहीं, वर्तमान के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक भी इनकी सीमाएँ छूती थी। इतने बड़े ये सभ्यता थे। तो यहाँ पर मिल रहा है 1875 की बात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, इनको ना भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता भी कहते हैं, जनक भी कहते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कनिंघम जो है ना, ये सिंघम थे पुरातत्व विभाग के। तो भारत के पहले जनक, पुरातत्व विभाग के पिता जनक कौन? कनिंघम जी, यानी कि सिंघम जी। उन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है और उन्होंने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ली गई ईंटों की मात्रा लगभग इतनी ईंटें यहाँ से लोग निकाल चुके थे कि 100 मील तक, यानी कि लाहौर से लेकर के और मुल्तान के बीच में रेल पटरी बिछाई जा सकती थी। इतना पर्याप्त था ये, ठीक है? तो इतना को ये लोग क्या किए थे? बर्बाद कर दिए थे इतने ईंटें और इसीलिए यहाँ पर टॉपिक ये है कि हड़प्पा की दुर्दशा। कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ से अगला पॉइंट देखें तो ये तो दुर्दशा आप लोग देख ही लिए, अब कुछ दशा भी देख लें। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरों को 2 भागों में बस्ती है, 2 भागों में विभाजित थी। एक थी ऊँचे भाग पर जो दुर्ग थे, निचला शहर निचला था, यानी कि एक दुर्ग था और एक निचला शहर था। दुर्ग जो ऊँचे वाले भाग को कहते थे। दुर्ग की ऊँचाई का कारण यह था कि यहाँ की रचनाएँ कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। मतलब पहले तो चबूतरा बनाइए और फिर इस चबूतरा पर भवन, ताकि ये थोड़ा ऊँचा हो जाए। और ये जो होता है ना, छोटे-मोटे चबूतरा बनाइए या फिर नहीं बनाइए, सीधे घर बना दीजिए इसमें, समझ गए? तो अब ये चबूतरा बनाने के लिए कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता था। अब ज़्यादा बड़ा-बड़ा बनाइएगा भैया, ये धँस जाएगा। पता चला कि फ्री का गया। तो ये तो समझ गए होंगे क्यों ऊँचे वाले जो शहर थे वो छोटे होते थे अपेक्षाकृत नीचे वाले थोड़ा बड़े-बड़े होते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। अब जो दुर्ग होते थे, दुर्ग तो मालूम ही है, ये चारों तरफ दीवार से घिरा गया होता था। हालाँकि निचले शहर को भी घेरा गया था, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। ओके, ये तो समझ गए होंगे। और ये दुर्ग जो था, ये जो घेरा गया था, तो ये क्या करता था कि निचले शहर को इससे अलग कर देता था। ये अपना अलग, ये दीवार से घेर दिया गया है और इसलिए यहाँ से जो निचले शहर वाले हैं, ये अलग हो जाते थे। ये भी समझ गए होंगे आप लोग। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, लेकिन सभी जगह नहीं, ये भी याद रखिएगा। और इनके अतिरिक्त कई भवनों को तो ऊँचे-ऊँचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का काम करते थे। हम भी तो यही कहेंगे भैया, आप भी समझ रहे हैं, अगर कोई ये चबूतरा बना दे और यहाँ से कोई भवन अगर हम बनाए तो क्या कहेंगे? ये नींव का काम किया, ये जो भी है ये नींव का काम किया। नींव ऊँचा हो गया इसलिए भवन ऊँचे हो गए। एक श्रमिक प्रतिदिन, अब ये बताया गया कि ये जो चबूतरा बनाए जाते थे इसमें मिट्टी लगते होंगे ना और चारों तरफ से ईंटों से इसे क्या किया जाता होगा? घेरा जाता होगा। तो कुल मिलाकर के ये चबूतरे बनाने के लिए इतने ऊँचे-ऊँचे थे कि इसमें इतना ना मिट्टी लगता होगा कि ये एक अनुमान लगाया गया कि प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा एक श्रमिक। और इस हिसाब से अगर देखें तो मात्र इन आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक श्रम दिवस लगे होंगे। मतलब एक श्रमिक अगर इन चबूतरों को भरना चालू करे तो 40 लाख दिन उसको काम करने पड़ जाएँगे। सोचिए कितने बड़े-बड़े चबूतरे बनाए गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर, ये तो समझ गए आप। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए मैंने बताया ना कि प्रत्येक घर में शौचालय, प्रत्येक घर से निकलने वाली नालियाँ एक मतलब सड़क के नाले से लगती थी और ये देखिए नाला कितना एक स्ट्रॉन्ग है भैया। मतलब इन नालों से होकर के पानी बहती थी, जो वर्तमान में एक कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा लग रहा है, खड़े हुए दिख रहा है ना, तो ये नाला है, यहाँ से आने-जाने के लिए नहीं, पानियों को
निष्कासित करने के लिए, यानी कि पानियों को, गंदे पानियां जो घरों से निकलती थी उनका ये निकासी पाइप था वर्तमान का, यानी कि नाले थे। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, ये दीवार की मोटाई देखिए। वर्तमान में तो सरकार कंजूस है, ये नाले 2 साल नहीं चल पाते हैं, और उस समय के नाले देखिए। ये तो आप समझ गए होंगे। बाकी देखते हैं आगे की ओर। यहाँ पर क्या है, नालों का निर्माण होता कैसे था, चलिए देख ही लेते हैं। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, देख ही रहे कैसे बना हुआ है। ठीक है, नीचे पूरा प्लास्टर, ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि जो बदबू है वो बाहर ना निकले। ठीक है, हालांकि ये टूटे हुए इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पद्धति सा बन गया था। सड़क हो या गली हो, ये ग्रिड पद्धति की तरह। ग्रिड पद्धति क्या होता है, कोई चीज ऐसा सीधा है और बिल्कुल 90 डिग्री पर घूम जाए, इसको ग्रिड पद्धति कहते हैं। मतलब उस समय की सड़कें ऐसे 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 थी, मतलब सड़कें ऐसे नहीं होती थी, घूमते ऐसे नहीं थे सड़कें जैसे आजकल घूमते हैं। सड़कें 90 डिग्री बिल्कुल सीधे आती थी और बिल्कुल यूं 90 डिग्री पर घूम जाते थे, और इसीलिए इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। तो उस समय की जो सड़कें या फिर नालियां बनती थी, चाहे नाले भी, ये नाले भी ग्रिड पद्धति, यानी कि वही समकोण वाले एंगल के साथ घूमते थे। ग्रिड पद्धति तो आप समझ गए। यदि घरों के गंदे नालियों को, घर के जो गंदे नालियां थी, मतलब उन नालियों को मेन नालियों से जोड़ दिया जाता था। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक था। मतलब अगर कोई गली है, ये कोई गली मतलब पतली सड़क, तो एक दीवार में इसे सटा हुआ रहता था। मतलब सोचिए, घर जो बन रहा है इसका एक दीवार कम से कम गली से सटा हुआ, ताकि यहां से इसका पाइप जो है, मतलब कि जो छोटी नाली है जो घरों से निकल रही है, वो इस मेन नाली से इसमें लग जाए, और ये मेन नाली से होकर के पानी क्या हो जाए, शहर से बाहर चले जाए। ओके, समझ गए होंगे। यानी कि घर ऐसे बनते थे कि कम से कम उसका एक जो दीवार है वो नाली से, सॉरी मतलब गली से सटा रहे। ठीक है, और प्रत्येक गली के दोनों साइड में क्या नाले बने हुए थे। अब यहाँ पर है कि यदि घरों के गंदे पानी को गलियों गलियों की नलियों से जोड़ना था, ये तो आप समझ गए, ये भी मैंने बता दिया कि गली से सटा होता था कम से कम उसका एक दीवार। एक छोटा ऊंचा पश्चिमी, एक बड़ा लेकिन निचला भूमि पूर्वी भाग। मतलब छोटा और ऊंचा, जो ऊंचा भाग था वो पूरब की ओर, यानी कि अगर हम मान लें कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये उत्तर है, क्या है, ये उत्तर है, और नीचे दक्षिण है। अगर ये हम मान लें, तो पूरब की ओर बड़े भवन होते थे जो कि ऊंचा शहर यानी कि दुर्ग कहा जाता था, और जो छोटे बस्तियां होती थी वो पश्चिम की ओर होती थी। समझ गए, तो वही चीज, छोटा भी है ऊंचा भी है, लेकिन ये पश्चिम में होता था। सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। क्या, अ, छोटा है, ऊंचा है और पश्चिम की ओर है, किधर पश्चिम की ओर, और इधर पूरब है। ठीक है, और बाकी बड़ा है लेकिन क्या है, पूरब की ओर है, यानी कि पूरब की ओर, ताकि पूरब की हवाएं, पुरवैया लगता रहे ऊपर वाले को भी, और इनको तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये कंसेप्ट माइंड में रख लीजिएगा। पूरब की ओर छोटे और पश्चिम की ओर बड़े शहरों को, मतलब बड़े बस्तियों को बसाया जाता था। ओके, ये भी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगला है यहाँ पर कि धौलावीरा। धौलावीरा वर्तमान में हम लोग पढ़े होते गुजरात में, और लोथल भी गुजरात में। ये दोनों के दोनों, यानी कि दौड़ने वाले भी और लोथ भी, दोनों के दोनों। लोथ यानी कि जो चल फिर नहीं सकते हैं, और धौलावीरा जो दौड़ सकते हैं, मतलब ये नाम है भैया। अब ये मत सोचिए कोई व्यक्ति था, नहीं, मैं ये कंसेप्ट बता रहा हूँ। धौलावीरा और ये लोथल दोनों गुजरात के क्षेत्र है, और इन स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी की गई थी। मतलब ये दौड़ने वाले और लोथल, यहाँ पर ना पूरी बस्ती की किलाबंदी की गई थी, चाहे ऊंचे शहर हो या फिर निचले वाले हो। आगे शहर के कई हिस्सों में भी दीवारों से घेर कर इन्हें अलग किए गए थे। लेकिन एक चीज है कि लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर जरूर बनाया गया था। लोथल में दुर्ग की बात करें, दुर्ग मतलब कौन सा क्षेत्र, जो ऊंचा क्षेत्र था पश्चिम की ओर। ठीक है ना, इसको बाउंड्री नहीं किया गया था। लोथल में बेचारा लोथ है, कहां से बाउंड्री करेगा भाई, केवल नीचे वाले शहर को कर पाया, लेकिन ऊंचे वाले शहर को नहीं कर पाया। उतना ऊंचा ऊंचा दीवार, एक लोथ व्यक्ति है भैया, कैसे ऊंचा दीवार पर जा सकता है। मतलब कि जो ऊंचे भवन थे उसको ये किलाबंदी नहीं कर पाया था। ये तो समझ गए। मतलब गुजरात में दो क्षेत्र, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा क्या कर रहा है, दोनों का बाउंड्री किया है, चाहे ऊंचा वाला भवन हो या फिर नीचे वाली बस्तियां हो, दोनों है। लेकिन लोथल भी बात करें, ये नीचे वाला को तो कर पाया, बट इसको नहीं कर पाया है। लोथ व्यक्ति है ना, ये कंसेप्ट माइंड में रख लीजिएगा। के चलिए आगे देखते हैं तीसरा पेज। हम लोगों एक दिन में 3 ही पेज पढ़ने हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे पहले से ही, क्योंकि 90 पेज में है और कुल मिलाकर के हम लोग इसे 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। 30 बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 90।
तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब नीचे जो शहर था ना मोहनजोदड़ो में, आप जानते हैं कि नीचे वाला में ज्यादा कमरा होगा क्योंकि ये बड़ा था, जबकि ऊंचे वाले तो थोड़ा मतलब कम होते थे ना, भले ऊंचे होते थे लेकिन यहाँ पर बस्तियां कम होती थी। तो नीचे वाले को ना आवास के लिए, रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। और ये पूरब की ओर होते थी निचले वाले, और पश्चिम की ओर होते थे कौन, बड़े वाले। ये भी कंसेप्ट याद रखेगा, हवाएं इन्हें भी मिलेंगी और इनको तो डायरेक्ट मिलेंगी क्योंकि ये डायरेक्ट पूरब के संपर्क में है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित होते थे जिसके चारों तरफ, मतलब एक बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे, चारों तरफ कमरे, ऐसे ऐसे वाले घर भी बने हुए थे। वर्तमान में भी ऐसे घर आप देखे ही होंगे। भूमि तल पर बने दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, यानी कि जो भूतल, भूतल यानी कि भूमि के तल पर जो बने होते थे उसमें खिड़की नहीं होते थे। समझ गए, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद बता दे, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब कि अगर ये कोई घर है तो यहाँ पर एक बरामदा है और यहाँ पर एक मेन गेट खुला है, तो मतलब मुख्य गेट ऐसे जगह पर रखा जाता था कि भैया पूरा डायरेक्ट अंदर तक ना दिखाई दे। ये तो आज भी इस्तेमाल में किया जाता है, ये समझ गए, मतलब समझ गए होंगे ये कितने शहरी थे, पूरा प्लानिंग के साथ बनाया करते थे घरों को। ओके, चलिए देखते हैं आगे, बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट कि भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, ये मालूम है आप लोग को। सीधा अवलोकन नहीं कर सकते थे, ऐसा गेट नहीं होता था, मतलब मुख्य द्वार ऐसा नहीं होता था कि हम डायरेक्ट पूरा देख सके। हर घर का ईंटों के फर्श से बना, मतलब ईंटा का फर्श बना होता था, नीचे भी फर्श, जो फर्श मतलब समझ रहे हैं ना, घर के नीचे वाला हिस्सा ये ईंटों से बना होता था, मतलब पूरे प्लस्तर है भैया, पूछने वाली बात नहीं है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, मतलब प्रत्येक घर में एक स्नान घर। क्या बात है, वो तो आजकल के लोगों को भी नसीब नहीं है प्रत्येक घर में, केवल धनी लोगों के घर ही नसीब है। कुछ घरों में दूसरे तल, मतलब कि दूसरे, समझ रहे हैं ना, दो मंजिले जो आप लोग बोलते हैं, दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, जो वर्तमान में भी बनती है। दूसरे मंजिल पर जाने हैं तो सीढ़ियां तो बनेंगे ही बनेंगी। कुछ आवास में कुएं भी थे, कुआं अब वर्तमान में भी होते थे, लेकिन अब तो हर घर नल जल ये आ गया है। जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए होते थे जिसमें बाहर से भी लोग आ जा सकते थे। मतलब कुओं का निर्माण कैसे किया जाता था, तो ऐसे घर में बनाया जाता था, ये घर में बाहर नहीं बनते थे, ऐसे घर में जिसके बाहर की ओर गेट खुलते थे ताकि बाहर राहगीर भी आकर के इसमें से पानी पी सके। मतलब कितने उदार व्यक्ति लोग थे, ये भी आप समझ गए। ठीक है, ये भी आप लोग समझ ही गए, लेते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर है, कुछ घरों में दूसरा, ये तो हो गया सीढ़ी बाहर से आ जा सके और पानी पी सके, ये भी। मोहनजोदड़ो में कुल कुआं लगभग 700 थे। कितने कुएं थे, 700 थे, ये भी समझ गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अब तक यहाँ पर है कि अब तक खोजी गई प्राचीनतम ये प्रणाली है। ठीक है, मतलब रियलिटी बात है, इतना भैया भव्य, इतना सब कुछ सुनियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से, प्लानिंग तरीके से, इसीलिए इसे एक शहरी सभ्यता भी कहते हैं। मुख्य नाले, जो मुख्य नाले थे, बड़े वाले नाले जो आपने ऊपर देखा था, ये क्या करते थे, जमाई गई ईंटों से बनाया जाता, मतलब उसमें ईंट आजकल जो पकाया जाता है ना, तो पहले ये ईंटों को ऐसे जमा देते थे और फिर इसे आग में पकाते थे, मतलब इस प्रकार से ईंटें बनते थे। ऐसी ईंटों से बना होता, ढका होता था, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। मतलब ये नाला है तो इसके ऊपर कवरिंग करेंगे ना, आप तो जानते हैं नाले के ऊपर से ढक देते हैं, तो ऐसे ईंटों से ईंट ढका जाता था ताकि हम इसे बाद में हटा करके और फिर से उसकी सफाई भी कर सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका भी, यानी कि जैसे आज हम लोग ढाल देते हैं ना, क्या, गिट्टी और बाली का इस्तेमाल करके, तो उस समय ये लोग ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का भी प्रयोग करते थे, यानी कि पूरा पट्टी जैसे ढाल करके, और जब वो सूख जाता था, मजबूत हो जाता था, तो ऊपर से नाले को क्या करते थे, ढक देते थे। ये भी वर्तमान में होता है, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो फिर मैं क्या बताऊं, आप इस धरती पर हैं भी या नहीं है। लोथल के आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, वहीं नालियां जो थी पक्की ईंटों की, मतलब नालियां भैया कच्ची से थोड़ी ना बनेगी हो, लेकिन लोथल में जो घर बने होते थे वो कच्चे ईंटों से बने थे। कैसे ईंटों से बने हुए थे, कच्चे ईंटों से। बेचारा लोथ व्यक्ति है ना, ये क्या ऊंचे वाले शहर का किलाबंदी नहीं करा पाया है लोथल में। दूसरी चीज, ये जो घर बना रही है, बना रहे हैं, वो कैसे, कच्चे ईंटों से बना रहे हैं, लोथ है ना, ये कंसेप्ट कभी माइंड से नहीं जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं एक बार मेरा क्लास कीजिए, फिर कभी आपको दोबारा कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के बातें बताएं कि आज का क्लास यहीं पर खत्म हो रहा है। अगर आपको वीडियो लगा है अच्छा तो कर दीजिए शेयर, कर ही दीजिए, ठीक है। और जो आपका छूटा हुआ है वो रिवाइज के टाइम में, क्योंकि जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर से एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कराया जाएगा और वहां से आपको हो जाएगा प्राप्त। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।